नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम प्रगति से समृद्धि तक में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस विषय पर विस्तृत वार्ता कर रही हैं हमारी सहयोगी रेणु प्रीति पंत। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति पंत। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन में केवल योजनाएं नहीं बन रही बल्कि उनको जमीन पर उतारा भी जा रहा है। इसी सोच का प्रतीक है प्रगति, यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। और हाल ही में हमारे देश में 50वीं बैठक हुई है प्रगति को लेकर, जिसमें कई सारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये प्रगति क्या है और कैसे इसको लेकर जो देश है वो विकास की तरफ बढ़ रहा है। और दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षाविद डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप सिंह जी। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दोनों ही मेहमानों से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी डॉक्टर भसीन जी आपके पास। आपसे समझते हैं कि आखिर जो ये प्रगति नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि समय पर शासन काम करे और सीधे जनता को लाभ पहुंचाए, जो तात्पर्य इसका निकल के आता है। तो आखिर ये प्रगति को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? क्या इसका मंच, मतलब क्या कहता है ये मंच? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2047 में भारत विश्व में एक विकसित राष्ट्र होगा जी। और इससे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनमें त्वरित गति से कार्य हो और उसके परिणाम निकलें और उसका सीधा सीधा लाभ जो है जनता तक पहुँचे। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से जो योजनाएं बन रही हैं उनको हम तेज़ी से क्रियान्वित करें और सीधे सीधे इसका फ़ायदा जो है आम जन तक पहुँचे, ये प्रगति का जो है मंच जो है बनाया गया है। और उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उसमें सम्मिलित होते हैं और प्रत्येक राज्य के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा होती है और नए जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। अभी हाल ही में जो 50वीं बैठक है जिसको लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं वो हुई है और इसमें प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के बारे में चर्चा की, राज्यों के लक्ष्य भी तय किए और एक सामूहिक लक्ष्य जो देश को आगे बढ़ाने का है उसके बारे में भी जो है विचार विमर्श हुआ। जी बिल्कुल। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि साल 2015 में प्रगति को लॉन्च किया गया था, तब से लगभग 11 साल आज हो गए हैं और 50वीं बैठक भी की जा चुकी है हाल ही में 31 दिसंबर को 2025 में। तो आपको क्या लगता है इसको लॉन्च करने का क्या उद्देश्य रहा होगा? देखिए, कोई भी सरकार, राजनीतिक दल जब सरकार के रूप में सत्ता में आता है तो वो अपनी छाप सिस्टम पर छोड़ना चाहता है। वो कुछ नई चीज़ें ऐसी शुरू करना चाहता है जो बदलाव को परिलक्षित करे। और भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से ही ये उद्देश्य रहा कि जो भारत में सरकारें रही हैं, पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उनके जो कार्य रहे हैं, हमने देखा होगा कि 2012-13 में देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा माहौल खड़ा हो गया था, चाहे कोलगेट का मामला हो, 2G मामला हो। तो इस प्रकार से लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक नकारात्मक संदेश जा रहा था कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारा गवर्नेंस भ्रष्टाचार में लिप्त है और लोगों को, जनता को उस मानसिकता से भी बाहर लाना था। और उसी के साथ साथ जो योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो रही हैं, वो योजनाएं उस आखिरी व्यक्ति तक जिसको ध्यान में रख करके वो योजना तैयार की जाती है उस तक पहुंच सके और उसके बीच के जितने लूप होल्स हैं हम उनको हटा सकें। कैसे ये व्यवस्था बने, तो उसका जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत जो उस समय की गई। आप ये देखिए कि 11 साल का समय हुआ है और 50वीं बैठक हो चुकी है जी। तो इससे समझा जा सकता है कि लगभग एक साल में 4 बैठकें हो रही हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है भारत सरकार के लिए। और इसका जो महत्व और भी बड़ा तब हो जाता है जब ये राष्ट्रीय योजनाओं का जनता के साथ जो सीधा जुड़ाव होता है, जिससे उसको लाभ मिलता है, उससे उसकी आय में वृद्धि होती है, उसको अनेक सुविधाओं का लाभ उसको प्राप्त होता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, भोजन के क्षेत्र में हो, तो वो समृद्ध होता है। और जब देश का नागरिक समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। तो ये जो उद्देश्य रहे हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है शुरुआत से, और वो उस पर चर्चा भी करती रही है कि भारत की संस्कृति, सभ्यता है ना, तो ये तो तमाम विषय हैं।
इन्हीं चीज़ों को हम इसमें देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ योजनाओं पर बात नहीं की भारत सरकार ने पिछले 11 सालों में, उसने धर्म के क्षेत्र में भी प्रदेश को, देश को एक नया विजन दिया। आज मंदिरों में युवाओं की भीड़ बढ़ रही है। जिस जेन जेड हम जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अगल बगल के देशों में हुआ, आज हमारे यहाँ युवा बड़ी संख्या में मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, अपने धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं। तो ये एक भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। और इसके अलावा आज कई ऐसी योजनाएं जिनमें स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, जो स्वास्थ्य बीमा योजना आज भले उत्तराखंड में जो अटल आयुष्मान के नाम से चल रही है, आप देखिए कि आम आदमी की पहुंच से कई सारे उपचार ऐसे होते हैं, कई सारे टेस्ट ऐसे होते हैं मेडिकल के जो उसकी पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन आज वो उन सब सुविधाओं का लाभ ले रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसीलिए धरातल में आ पाई क्योंकि ये जो एक विजन लेकर के सरकार जब ये आए शुरुआत में 2014 में जब इन्होंने शपथ ली और उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ती गई, तो आज यही कारण है कि आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ पहुंच चुका है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। भसीन जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्योंकि उत्तराखंड देखिए जाना ही जाता है पर्यटन के लिए और अपनी धार्मिक संस्कृति के लिए, तो धार्मिक तौर पे अगर हम देखें या पर्यटन की दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन जो है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है विकास की ओर? आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अभी उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो रजत जयंती वर्ष हमारा चल रहा है, उसके कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि थे और उनका जो संबोधन है वो निश्चित तौर पर हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में जहां 25 वर्ष की यात्रा उत्तराखंड की उसका जिक्र किया, वहीं उन्होंने कहा कि ये वही अवसर है जहां पर कि हमको अगले 25 वर्षों का रोड मैप भी विचार करना चाहिए। और उसके लिए अपने संबोधन में उन्होंने उस रोड मैप को भी हमारे सामने रखा और उसका एक कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें कि अगर हम शुरुआत करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार अगर इच्छा शक्ति से काम करेगी तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने हमारे सामने जो लक्ष्य रखा कि उत्तराखंड को हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाए, एक बात। दूसरा, उन्होंने प्रदेश के अंदर जो है पर्यटन विकास की कई जो संभावनाएं हैं उनका जिक्र किया और उसी के अंदर जो है उन्होंने जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, इन सबकी चर्चा करी और कहा कि इन दिशा में हम लोग और अधिक प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको लेकर के भी चर्चा करी। उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पर पारंपरिक तौर पर ये कई त्योहार होते हैं, अगर हम चाहें तो हम उनको विकसित करके एक अच्छे प्रकार से पर्यटन विकास में योगदान दे सकते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में भी हमको रास्ता दिखाया कि उत्तराखंड एक बहुत महत्वपूर्ण वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है और दिशा में काम भी आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो उनके द्वारा हमारे प्रदेश के जो अन्य हमारी रीति रिवाज तो रहे हैं उनको लेकर के भी कहा कि जो मेला है यहाँ के, उन मेलों को आधार बना करके भी हम अपना पर्यटन विकास कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे यहाँ का आध्यात्मिक पक्ष हो, योग का पक्ष हो, चाहे हमारी प्राकृतिक सौंदर्य हो, जो पर्यटन की हमारे संभावनाएं हैं, उन सभी बातों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 25 वर्ष का एक रोड मैप हमारे सामने रखा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उस पर राज्य सरकार ने अपना काम करना प्रारंभ भी कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जब 2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखेंगे तो उसमें उत्तराखंड राज्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसमें रोजगार की दृष्टि से भी कई हमारे सामने जो रास्ते दिए गए हैं, तो उन रास्तों में जो है अपना स्वरोजगार, स्टार्टअप, ये सब बातें ऐसी हैं। और पर्यटन जो है वो हमारे लिए जहाँ आय का साधन भी होगा, वहीं रोजगार का भी एक बहुत बड़ा हमको अवसर प्रदान करता है। तो अगर हम देखें तो आने वाले वर्षों में अगर हम प्रधानमंत्री जी के रोड मैप को मान करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश जो है वो आगे विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। कि आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आपने प्रगति एक बड़ी मंच पे, क्योंकि आज देखिए लगातार पूरे देश में इस पर काम हो रहा है बहुत तेजी से, इस पर बात की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।